दोस्तों, कल्पना करो, एक ऐसी औरत जो कभी तुम्हारे घर की बहू थी, तुम्हारी पत्नी थी, जिसके साथ तुमने सपने बुने थे। वही औरत सालों बाद तुम्हारी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी हो, हाथ में कलेक्टर का बैच, आंखों में आंसुओं का समंदर, और कहती हो, अजय, मैं आ गई हूं तुम्हें लेने। और उस पल तुम्हारी सांसें रुक जाए, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम एक किराए के कमरे में अकेले रहते हो। तुम्हारी दुनिया टूट चुकी है और वो अब तुम्हारी मालकिन है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची सी हकीकत है जो आज तुम्हें रुलाने वाली है, सोचने पर मजबूर करने वाली है, और शायद तुम्हारे रिश्ते को बचाने की ताकत देने वाली है। तैयार हो? तो आंखें बंद करो, दिल खोल कर सुनो, क्योंकि ये कहानी है राज और रिया की। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, नाम है सूरजपुर, जहां सुबह की पहली किरण भी धीरे धीरे आती है, जैसे किसी की आंखों में आंसू भरकर। यहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है और हवाओं में सादगी का संगीत। इसी गांव में रहता था राज, एक साधारण सा लड़का जिसकी जिंदगी एक लिपिक की नौकरी तक सीमित थी। वो रोज सुबह 7 बजे बस पकड़ता ग्वालियर शहर के सरकारी दफ्तर जाता और शाम 7 बजे लौटता। उसका घर बस एक मिट्टी का आंगन, 2 कमरे और माता पिता की उम्मीदें। राज का दिल बड़ा था, पर जेब छोटी। वो पढ़ा लिखा तो था, पर सपने नहीं देखता था। बस अपने माता पिता की खुशी के लिए जीता था। उसकी मां कहती, बेटा, तू ईमानदार है, बस यही काफी है। और राज मुस्कुरा देता। दूसरी तरफ भोपाल की चमचमाती दुनिया में थी रिया, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और हाथ में किताबें। वो दिन रात पढ़ती, यूपीएससी की तैयारी करती और सोचती, मैं कलेक्टर बनूंगी, गरीबों की आवाज बनूंगी। उसके माता पिता मध्यम वर्गीय थे, पर बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार। रिया की आवाज में आत्मविश्वास था, चाल में हिम्मत और दिल में एक जुनून। जब शादी की बात आई तो उसके माता पिता ने राज का रिश्ता चुना। बोले, बेटी, राज सरकारी नौकरी में है, ईमानदार है, तेरी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। और हां, तू पढ़ाई भी जारी रख सकती है। रिया राज से मिली। पहली मुलाकात में ही उसने साफ साफ कहा, मैं शादी के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, घर संभालूंगी, पर मेरे सपने मेरे हैं, तुम साथ दोगे? राज की आंखें चमक उठीं। रिया की खूबसूरती, उसकी हिम्मत, उसकी साफ गोई, सबने उसे बांध लिया। उसने कहा, रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, तुम मुड़ो, मैं तुम्हारा आसमान बनूंगा। और बस, रिश्ता पक्का हो गया। शादी हुई धूमधाम से। रिया भोपाल की चमक छोड़कर सूरजपुर के उस छोटे से घर में आ गई। सुबह उठती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती, सास ससुर की सेवा करती और फिर किताबें खोलकर देर रात तक पढ़ती। पर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास कहती, अरे बहू, अब शादी हो गई, बच्चे हो जाएंगे, फिर ये किताबें क्या करेंगी? ससुर बोले, हमारे गांव में बहुएं रसोई संभालती हैं, कलेक्टर नहीं बनती। राज का छोटा भाई चिढ़ाता, भाभी, कलेक्टर बनकर क्या करोगी? गांव में तो ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। और रिया हर ताने को सहती, मुस्कुराती, पर रात को अकेले में रोती। राज दफ्तर से लौटता, रिया की आंखें लाल देखता, पर कुछ कह नहीं पाता। वो बीच में फंसा था, एक तरफ माता पिता, दूसरी तरफ पत्नी। वो रिया से कहता, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर हालात और बिगड़ते गए। एक रात रिया ने राज से कहा, राज, मैं यहां नहीं रह सकती। मैंने हर कोशिश की, पर तुम्हारे परिवार का दबाव मेरे सपनों को मार रहा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं तो हमें अलग हो जाना चाहिए। राज ने समझाने की कोशिश की, पर रिया का धैर्य टूट चुका था। तलाक का फैसला हुआ। राज ने कागजात भेजे, पर रिया ने हस्ताक्षर नहीं किए। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं राज से प्यार करती हूं,
पर इस माहौल में नहीं रह सकती। मैं तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगी जब तक अपने सपने पूरे नहीं कर लूंगी। और वो भोपाल लौट गई। दिन रात पढ़ाई, कोचिंग, मॉक टेस्ट। और 2 साल बाद रिया ने यूपीएससी पास कर लिया। उसकी पहली पोस्टिंग ग्वालियर, उसी दफ्तर में जहां राज लिपिक था। जब रिया कलेक्टर बनकर दफ्तर आई तो सफेद गाड़ी, लाल बत्ती, सुरक्षाकर्मी सब थे। कर्मचारी गुलदस्ते लेकर स्वागत कर रहे थे। भीड़ में राज भी था। उसने रिया को देखा और नजरें झुका ली। रिया ने भी उसे देखा पर चुपचाप केबिन में चली गई। वहां बैठकर उसने शीशे से राज को देखा। उसका दिल धड़क रहा था। 2 साल पहले ये मेरा पति था, आज मैं इसकी मालकिन हूं। उसने अपने सहायक रवि को बुलाया। राज के घर जाओ, पता करो वो कैसे रहता है। रवि गया और लौटकर बताया, मैडम, राज अकेले एक किराए के कमरे में रहता है। न माता पिता, न भाई बहन, बिल्कुल अकेला। रिया की आंखें भर आई। क्या सचमुच उसने दोबारा शादी नहीं की? दफ्तर में एक पुराना कर्मचारी था। नाम था संजय। भ्रष्टाचार का बादशाह। गरीबों की जमीन हड़पता, फर्जी टेंडर पास करवाता, रिश्वत लेता। पिछले अफसर उससे हिस्सा बांटते थे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता था। पर रिया अलग थी। उसने आते ही सारे कागजात की जांच शुरू की। संजय का धंधा ठप हो गया। वो गुस्से में रिया के खिलाफ बोलने लगा। एक दिन उसने रिया के बारे में अभद्र टिप्पणी की। राज पास में था। उसने संजय का कॉलर पकड़ा, धक्का दिया और चिल्लाया, अगर तूने रिया मैडम के बारे में फिर कुछ कहा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, राज को रिया मैडम से इतना लगाव क्यों? बात रिया तक पहुंची। उसने राज को केबिन में बुलाया। तुमने संजय को क्यों मारा? अब लोग हमारे बारे में क्या क्या नहीं सोच रहे। राज चुप रहा। रिया ने फिर पूछा। तब राज ने कहा, तुम मेरे जीवन से चली गई पर मेरे दिल से नहीं। तुम्हारे लिए कोई गलत बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल दो। और वो चला गया। रिया की आंखें नम हो गई। काश उस दिन तलाक के वक्त राज ने ऐसा कहा होता। अगले दिन एक मंत्री का दौरा था। रिया सुबह से तैयारियों में लगी थी, पर जब दफ्तर लौटी तो पता चला राज आज नहीं आया। उसने रवि को भेजा। रवि लौटा और बोला, मैडम, राज पर किसी ने हमला किया है। वो अस्पताल में है, आईसीयू में। रिया का दिल धक से रह गया। रात 8 बजे वो अस्पताल पहुंची। राज को खून से लथपथ देखा। उसकी आंखें भर आई। वो बाहर बेंच पर बैठ गई और पूरी रात प्रार्थना करती रही। सुबह रवि ने फोन किया, मैडम, मंत्री का दौरा है, आपको होना चाहिए। रिया ने कहा, मैं यहां राज के पास रहूंगी, तुम संभालो। मंत्री नाराज हो गए, ये लापरवाही है। पर रिया नहीं हिली। शाम को डॉक्टर ने कहा, राज की हालत स्थिर है, आप मिल सकती है। रिया अंदर गई। राज को देखकर रो पड़ी। उसने रवि को फोन किया, मैं परिवार को नौकरी से ऊपर रखती हूं। राज की जिंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। कुछ दिन बाद रिया राज के किराए के कमरे में गई। उसे बिस्तर पर लेटे देखा, पट्टियां बंधी हुई, आंखें नम हो गई। उसने पूछा, यह हादसा कैसे हुआ? तुम अकेले क्यों रहते हो? राज ने उदास स्वर में कहा, मैंने दोबारा शादी नहीं की। माता पिता गांव के दूसरे हिस्से में रहते हैं। तलाक के बाद मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। फिर पूछा, तुमने शादी की? रिया ने सिर झुकाकर कहा, नहीं। रिया ने अपनी कहानी सुनाई। मैं तलाक नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ रहकर पढ़ना चाहती थी। पर तुम्हारे परिवार के ताने, मैंने कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैं कलेक्टर बनकर तुमसे मिलना चाहती थी। राज की आंखें भर आई। मैं तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ नहीं था, पर मैं माता पिता और तुम्हारे बीच फंस गया था। मैंने तलाक के कागज भेजे ताकि तुम सुखी रहो। दोनों रो पड़े, एक दूसरे को गले लगाया।
रिया ने कहा, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूं। राज ने कहा, तुम मेरे दिल में हमेशा थी। अगले ही पल रिया ने रवि और ड्राइवर को घर भेज दिया और उस रात वो राज के उस छोटे से किराए वाले कमरे में रुक गई, जहां दीवारें नम थी, छत से टपकता पानी एक पुरानी बाल्टी में गिरता रहता था और हवा में दवाइयों की कड़वी खुशबू घुली हुई थी। राज बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, चेहरा पीला, होंठ सूखे, पर जैसे ही रिया ने उसके माथे पर हाथ रखा, राज की आंखें खुली। उसने रिया को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे सालों बाद कोई अपना सूरज उगा हो। रिया ने धीरे से कहा, राज, आज रात मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, जैसे पहले हुआ करती थी, जब हम भोपाल से शादी के बाद पहली बार सूरजपुर आए थे और तुमने मुझे गोद में उठाकर घर के अंदर लाया था। याद है? राज की आंखों से आंसू लुढ़क गए। उसने रिया का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, रिया, तुम सच में हो या मैं सपना देख रहा हूं? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सपना नहीं, हकीकत हूं, और अब कभी नहीं जाऊंगी। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। रिया ने बताया कि कैसे उसने भोपाल लौटकर माम बाबूजी के सामने रो रो कर कहा था, मैं राज से प्यार करती हूं, पर सूरजपुर का माहौल मेरे सपनों को मार रहा है। मैं कलेक्टर बनकर लौटूंगी और तब राज को ले जाऊंगी। राज ने बताया कि तलाक के बाद वो दफ्तर जाता, काम करता, पर घर लौटता तो दीवारें खाली लगती। माम बाबूजी ने कई रिश्ते भेजे, पर वो हर बार मना कर देता। मैंने सोचा, अगर रिया नहीं तो कोई और नहीं। रिया ने राज के माथे पर किस किया और कहा, अब हम फिर से शुरू करेंगे, नई जिंदगी, नया घर, नया विश्वास। सुबह हुई, रिया दफ्तर पहुंची। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। रवि ने उसे देखा और समझ गया, कुछ बड़ा होने वाला है। रिया ने रवि को केबिन में बुलाया और धीरे से कहा, रवि, राज मेरा पति है। हमारा तलाक कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने कागजात पर साइन नहीं किए। मैंने ये बात छुपाई थी ताकि दफ्तर में अफवाहें न फैलें, पर अब मुझे कुछ नहीं छुपाना। रवि की आंखें चौड़ी हो गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मैं समझ गया। और जो हमला हुआ वो संजय ने करवाया था। राज ने जब संजय का विरोध किया तो संजय ने गुंडे भेज दिए। रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत फाइलें मंगवाई, संजय के सारे पुराने केस खुलवाए और दोपहर तक संजय को सस्पेंड कर दिया। शाम तक पुलिस उसके घर पहुंच गई। संजय चिल्लाता रहा, ये बदला है, वो औरत मुझे बर्बाद कर रही है। पर रिया ने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ राज के लिए सोच रही थी। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। राज धीरे धीरे ठीक होने लगा। रिया रोज अस्पताल आती, दवाइयां खिलाती, कहानियां सुनाती। एक दिन राज ने कहा, रिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। तुम कलेक्टर हो, मैं वही पुराना लिपिक। लोग क्या कहेंगे? रिया ने उसका हाथ थामा और कहा, राज, तुम मेरे लिए आज भी वही हो जो पहले थे। तुमने मेरे सपनों का साथ दिया, मेरे लिए माता पिता से लड़ने की कोशिश की। पद कोई मायने नहीं रखता, प्यार रखता है। राज की आंखें फिर नम हो गई। एक हफ्ते बाद राज डिस्चार्ज हुआ। रिया उसे अपने सरकारी बंगले पर ले आई। बंगला बड़ा था, चमचमाता, पर राज को अजीब लग रहा था। वो रिया से बोला, ये मेरा घर नहीं लगता। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अब ये हमारा घर है और जल्द ही हम इसे अपना बनाएंगे। उसने राज के माता पिता को फोन किया। पहले तो सास ने फोन काट दिया, पर जब रिया ने रोते हुए कहा, मान जी, मैंने कभी आपको मां नहीं माना था, पर अब समझ गई हूं। आपकी परेशानी, आपका डर, कृपया आइए, राज आपका इंतजार कर रहा है। तो सास की आवाज पिघल गई। 2 दिन बाद राज के माता पिता, छोटा भाई और बहन सब सूरजपुर से ग्वालियर आए।
बंगले के दरवाजे पर जब सास ने रिया को देखा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। रिया ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, मान जी, मैं गलत थी। मैंने आपके घर को नहीं समझा, पर अब मैं आपकी बहू हूं। पूरी तरह से सास रो पड़ी। उसने रिया को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने हमें माफ कर दिया। हमने तुझे इतना सताया, ताने मारे, पर तू तो कलेक्टर बन गई और हम अभी भी वही पुराने विचारों में। राज की बहन ने रिया के पैर छुए और कहा, भाभी, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। उस रात बंगले में खाना बना, हसी मजाक हुआ और सालों बाद राज का परिवार फिर से एक हुआ। अब बारी थी नई शुरुआत की। रिया ने रवि से कहा, एक समारोह करो, ऐसा कि पूरा ग्वालियर याद रखे, राज और मेरा पुनर्विवाह। पर इस बार सिर्फ प्यार के नाम पर रवि ने पूरी ताकत लगा दी। शहर के सबसे बड़े हॉल में सजावट हुई, फूलों की मालाएं, लाइट्स की चमक और बीच में एक छोटा सा मंच जहां सिर्फ राज और रिया खड़े होने थे। मेहमानों में दफ्तर के कर्मचारी, गांव वाले, रिया के माता पिता और राज का पूरा परिवार। समारोह की शाम। रिया सफेद साड़ी में थी, सिंपल, बिना ज्यादा मेकअप, पर उसकी आंखें चमक रही थी। राज शेरवानी में, थोड़ा नर्वस पर खुश। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। राज ने रिया के माथे पर सिंदूर भरा और रिया ने राज की आंखों में देखकर कहा, इस बार कोई वादा नहीं, सिर्फ साथ। सबने तालियां बजाई। राज की मां ने रिया को गले लगाया और कहा, बेटी, अब तू हमारी लक्ष्मी है। उस रात जब सब चले गए, राज और रिया बंगले की छत पर बैठे। रिया ने राज का हाथ थामा और कहा, राज, आज मैंने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा किया, तुम्हें फिर से पा लिया। राज ने रिया को सीने से लगाया और कहा, रिया, तुम मेरी जिंदगी हो। अगले दिन दफ्तर में रिया और राज साथ गए। राज अब भी लिपिक था, पर उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। रिया ने दफ्तर में नई नीतियां लागू की, पारदर्शिता, ईमानदारी और गरीबों की मदद। संजय के सारे केस खुल गए, जमीनें वापस लौटाई गई और कई नई योजनाएं शुरू हुई। राज ने भी अपने स्तर पर मदद की। वो रिया का सबसे बड़ा सपोर्ट बना। लोग कहते, कलेक्टर मैडम और उनका पति दोनों मिलकर ग्वालियर बदल रहे हैं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन रिया को एक नया ट्रांसफर मिला भोपाल। बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी। राज ने कहा, रिया, तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राज, इस बार हम साथ जाएंगे। मैंने सीख लिया है, सपने बड़े हों पर परिवार सबसे बड़ा। और दोनों भोपाल चले गए। सूरजपुर का घर बिक गया, पर यादें रह गई। भोपाल की चमचमाती सड़कों पर जब राज और रिया की सरकारी गाड़ी दौड़ती तो लोग मुड़ मुड़ कर देखते। कलेक्टर मैडम और उनका पति दोनों एक ही गाड़ी में, दोनों एक ही मिशन पर। भोपाल पहुंचते ही रिया को बड़ा बंगला मिला, स्टाफ मिला और जिम्मेदारी भी दोगुनी। पर रिया ने सबसे पहले क्या किया? उसने राज के लिए दफ्तर में एक स्पेशल डेस्क लगवाया, सलाहकार का नाम दिया। राज हंसा, रिया, मैं तो लिपिक हूं, सलाहकार क्या दूंगा? रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे वो सलाह दोगे जो कोई किताब नहीं सिखाती, इंसानियत की। और सच में राज की ईमानदारी ने रिया के हर फैसले को मजबूत बनाया। एक शाम जब रिया थककर बंगले लौटी तो राज ने उसे चाय पिलाई और कहा, रिया, एक बात बताऊं? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो। राज ने एक पुराना लिफाफा निकाला, वही तलाक के कागजात जिन पर रिया ने साइन नहीं किए थे। उसने कहा, ये मैंने संभाल कर रखे थे क्योंकि मुझे पता था एक दिन तुम लौटोगी। रिया की आंखें भर आई। उसने कागजात फाड़ दिए और कहा, अब ये कागज नहीं, हमारा प्यार हमें बांधेगा। धीरे धीरे भोपाल में भी रिया की तारीफ होने लगी।
उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू की, महिलाओं के लिए स्किल सेंटर खोला और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की। राज उसके साथ हर कदम पर था। एक दिन एक गरीब किसान दफ्तर आया। बोला, मैडम, मेरी जमीन संजय जैसे लोग हड़प गए थे। आपने ग्वालियर में लौटाई थी, पर यहां भी वही हो रहा है। रिया ने राज को देखा। राज ने कहा, रिया, ये मौका है पूरे सिस्टम को बदलने का। और दोनों ने मिलकर एक नई टीम बनाई, ईमानदारी स्क्वाड। इसमें राज लीडर था। स्क्वाड ने रात दिन काम किया, फाइलें खंगाली, गवाह ढूंढे और एक एक करके भ्रष्ट अफसरों को पकड़ा। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस बनी, कलेक्टर दंपति ने भोपाल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया। लोग कहते, ये जोड़ी नहीं, तूफान है। पर इस तूफान के बीच एक तूफान और आने वाला था, जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक रात रिया को फोन आया। आवाज कांप रही थी। मैडम, सूरजपुर से आपके सास ससुर। हादसे में। रिया का फोन हाथ से छूट गया। राज ने पूछा, क्या हुआ? रिया रोते हुए बोली, माम बाबूजी, बस एक्सीडेंट, अस्पताल में। दोनों तुरंत गाड़ी लेकर सूरजपुर के लिए निकले। रात के 2 बजे अस्पताल पहुंचे। सास आईसीयू में थी। ससुर बाहर बेंच पर रो रहे थे। राज दौड़ा, ससुर को गले लगाया। सास की हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, 24 घंटे क्रिटिकल है। रिया ने राज का हाथ थामा और कहा, राज, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। पूरी तरह उसने अपना सारा काम रवि को सौंप दिया और अस्पताल में डेरा डाल दिया। राज बाहर, रिया अंदर। दोनों बारी बारी सास के पास बैठते। रिया ने सास का हाथ थामा और फुसफुसाया, मान जी, आपने मुझे ताने दिए थे, पर मैं जानती हूं आप मुझे अपनी बेटी ही मानती थी। अब उठिए, आपके बेटे बहू आपके लिए जी रहे हैं। और चमत्कार हुआ। सुबह सास की आंखें खुली। पहला शब्द, रिया। बेटी। रिया रो पड़ी। राज अंदर दौड़ा। पूरा परिवार फिर से एक हुआ। सास ठीक हुई तो रिया ने उन्हें भोपाल ले आई। अब बंगला सिर्फ घर नहीं, परिवार था। सास रसोई संभालती, राज दफ्तर जाता, रिया मीटिंग्स अटेंड करती। एक दिन सास ने रिया से कहा, बेटी, हमने तुझे कितना सताया, पर तूने हमें माफ कर दिया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मान जी, परिवार में माफी नहीं मांगते, बस प्यार बांटते हैं। और उस दिन से सूरजपुर की यादें सिर्फ खुशी बनकर रह गई। समय बीता। रिया को प्रमोशन मिला। अब वो सचिवालय में बड़ी पोस्ट पर। राज ने भी मेहनत की और लिपिक से सेक्शन ऑफिसर बन गया। दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया, सपनों का साथी। इसमें गांव की लड़कियों को फ्री कोचिंग, किताबें और हॉस्टल। पहली छात्रा सूरजपुर की एक लड़की, जिसका नाम था नेहा। रिया ने उसे गोद लिया और कहा, तुम वही बनोगी जो मैं बनना चाहती थी। बिना किसी की बलि दिए। एक शाम बंगले की छत पर राज और रिया बैठे थे। सास नीचे टीवी देख रही थी। बच्चे, हां, अब उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, खेल रहे थे। राज ने रिया का हाथ थामा और कहा, रिया, याद है जब तुम पहली बार सूरजपुर आई थी? मैंने कहा था, तुम मुड़ो, मैं आसमान बनूंगा। रिया ने सिर राज के कंधे पर रखा और कहा, और तुम सच में आसमान बन गए। मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए। अचानक रिया का फोन बजा। कॉलर था मुख्यमंत्री कार्यालय। मैडम, आपको नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, बेस्ट कलेक्टर दंपति। रिया ने राज को देखा। राज ने मुस्कुराकर कहा, यह अवार्ड नहीं, हमारा प्यार है। और दोनों हंस पड़े। दिल्ली में अवार्ड सेरेमनी। स्टेज पर राज और रिया प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे हैं। रिया ने माइक थामा और कहा, यह अवार्ड मेरे और राज का नहीं,
उन माता पिता का है जिन्होंने मुझे ताने दिए पर मुझे सिखाया कि परिवार क्या होता है। ये उन सपनों का है जो टूटते टूटते बचे, और ये उस प्यार का है जो सालों बाद भी जिंदा रहा। राज ने आगे बढ़कर कहा, और ये सीख है, रिश्ते पैसे से नहीं, पद से नहीं, प्यार और इंसानियत से बनते हैं। कैमरे की लाइट्स, तालियां, फूलों की बारिश। पर राज और रिया सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। दोस्तों, राज और रिया की कहानी बताती है, सपने बड़े हों पर परिवार सबसे बड़ा। ताने सुनकर भी हार मत मानो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए रोता है वही तुम्हारा है। प्यार में माफी मांगने की नहीं, समझने की ताकत होती है। और हां, तलाक के कागज फाड़ दो अगर दिल में अभी भी जगह बाकी है। अब तुम्हारी बारी। कमेंट में लिखो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे तुम एक मौका और देना चाहते हो? अगर तुम रिया होते तो क्या राज को माफ करते? या राज होते तो क्या रिया के सपनों का साथ देते? और हां, अपने शहर का नाम जरूर लिखो, ताकि मैं जान सकूं ये कहानी कहां कहां दिल छू रही है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अगली कहानी और भी रुलाने वाली और सिखाने वाली आने वाली है। तब तक अपने रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि प्यार की कीमत पैसे से नहीं, दिल से चुकाई जाती है। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली कहानी में।